तो आ गए आप। इस चैप्टर के पहले द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और पोएम और फोटोग्राफ दोनों बहुत इमोशनल थे। बट डोंट वरी, इस चैप्टर पे हम तूफानों के साथ खेलने वाले हैं। और हाँ, इस चैप्टर में अपने माइंड को रिटेन करके रखना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में सारी चीज़ें इंटररिलेटेड हैं और आपने एक भी चीज़ स्किप की और ये चैप्टर ऊपर से पार। तो चलिए आज कुछ तूफान ही करते हैं। मैं एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक बेहद खूबसूरत वाइफ मैरी, 6 साल का बेटा जॉनथन और 7 साल की बेटी सुजेन है, जिसे हम प्यार से सुज बुलाते थे। मेरा और मेरी वाइफ का एक सपना था कि हम बहुत लंबी समुद्री यात्रा पे जाएं और हमने अपने सपने को हकीकत बनाने की शुरुआत जुलाई 1976 में प्लाईमथ इंग्लैंड से की। इस यात्रा को आज से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने भी निभाया था और हाँ, उस समय की ये सबसे लंबी यात्रा थी। हम अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पिछले 16 साल से ब्रिटेन की नदियों में बहुत सी यात्राएं की हैं और अपने सर्फिंग स्किल्स को बहुत बढ़ाया है। हमने इस यात्रा के लिए प्रोफेशनली 25 मीटर लंबी और 3000 किलो की एक बोट बनवाई थी, जिसका नाम वेव वॉकर रखा था। हमने अपनी इस यात्रा को 2 चरणों में बांटा। सबसे पहले चरण में हम 1,05,000 किलोमीटर की दूरी तय करके अफ्रीका से केप टाउन जाने वाले थे और अपने दूसरे चरण में केप टाउन से आगे की यात्रा करने वाले थे। हमारे पहले चरण की यात्रा में हमें किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ा और हमने 1,05,000 किलोमीटर का सफर 3 सालों में पूरा कर लिया। पर हमें पता था कि हमारे आगे का सफर इतना आरामदायक नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे के चरण में हमें दुनिया के सबसे खतरनाक साउदर्न इंडियन ओशियन को टैकल करना था। और इस खतरनाक यात्रा में हमने अपने साथ 2 क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विगली और स्विस हर्ब सेलर को अपने साथ ले लिया, जो इस जर्नी में हमारी मदद करने वाले थे। और केप टाउन से निकलने के बाद हमें अगले दिन से ही कुछ हफ्तों तक लगातार तूफान का सामना करना पड़ रहा था। मुझे उन तेज चलती हवाओं से डर नहीं लग रहा था, डर लग रहा था तो उस ऊंची लहरों से, जो कि हमारे शिप की सबसे ऊंची पोजीशन मेन मास्ट से भी ऊंची थी, जो लगभग 15 मीटर ऊंचा था। और 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन हम ये आशा कर रहे थे कि मौसम जरूर बदलेगा और शाम तक कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। मौसम चेंज तो हुआ, पर अब मौसम और ज़्यादा जटिल हो गया था। इस तूफान की वजह से हमारे शिप केवल एक स्टॉर्म जिप से ही 8 नॉट्स मतलब 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। और शाम होते होते मौसम एकदम शांत हो गया और हम समझ गए थे कि ये कोई तूफान के पहले की शांति थी। हमने अपने शिप में सारी चीज़ों को रस्सियों से बांध दिया, एक बार नहीं 2 बार बांध दिया। हमने अपनी सुरक्षा के सारे उपकरण पहन लिए, जैसे लाइफ जैकेट, लाइफ ट्रैप ड्रिल, और अपने आप को लाइफ लाइन से अटैच कर दिया। शाम के 6 बजे के समय अचानक से हवाएं एकदम रुक गई और हमारे सामने से एक बहुत बड़ा सा काला बादल आ रहा था। जब वो नजदीक आया तो हमें पता चला कि वो कोई काला बादल नहीं बल्कि एक बहुत ऊंची लहर थी, और वो लहर एकदम डरावने अंदाज में हमारे शिप के ऊपर आ गिरी। जो कि मैं शिप के बाहर शिप का डायरेक्शन व्हील संभाल रहा था। वो लहर मेरे ऊपर गिरी और मैं डायरेक्शन व्हील से टकरा गया और वो लहर मुझे अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले गई। अब मुझे धीरे धीरे हल्का लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितनी भी चोट आई है उनसे दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं मर रहा हूँ। मेरी लाइफलाइन टाइट हो गई और मुझे होश आया और मैं गार्ड रेल की मदद से शिप के ऊपर चढ़ा और स्टीयरिंग व्हील को संभाला। और तभी सामने का हैच खुला और उससे मेरी वाइफ मैरी बाहर आई और वो जोर से चिल्ला रही थी, डेक टूट गया है, हम डूब रहे हैं। मैंने उसे अपना डायरेक्शन व्हील थमाया और दौड़ते हुए डेक की तरफ भागा। मैं डेक के रास्ते में जाते समय अपने बच्चों के केबिन में भी गया और उनसे पूछा, सब ठीक तो है ना? उन्होंने मुझसे कहा हाँ, और सुजेन मेरी बेटी ने कहा कि बस मेरे सिर में थोड़ी सी चोट आ गई है और उससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ा सा बम्प देखा और मैंने उससे कहा, मेरे पास अभी तुम्हारे बम हेड के बारे में सोचने का समय नहीं है, मुझे तुम्हारी जान बचानी है। मैं तुरंत हैमर, स्क्रू और कैनवास खोजने लगा, जो कि पानी में इधर उधर तैर रहे थे। मैंने बहुत मेहनत की और फाइनली डेक को वाटरप्रूफ बनाया। बेशक पानी अभी भी अंदर आ रहा था, पर उतना नहीं। और कहते हैं ना, जब परेशानियां आती हैं तो एक साथ आती हैं। जो कि डेक में पानी भर गया था, हमारे दोनों पंप काम करना बंद कर दिए थे। वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा था और वाटर पंप भी काम नहीं कर रहे थे। तभी मुझे याद आया कि मैंने एक इलेक्ट्रिक पंप ड्राइंग रूम पे रख रखा है। मैं उसे लेने के लिए पागलों की तरह दौड़ा और उसे एक आउट पाइप से ज्वाइन कर दिया और फिर भगवान का शुक्रिया किया क्योंकि वो पंप चल रहा था।
हमने बहुत सी इमरजेंसी मेडे कॉल किए, पर ये कोई अचंभों की बात नहीं थी कि हमें किसी भी शिप से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि हम जिस जगह थे वहाँ दूर दूर तक कोई इंसानी गतिविधियाँ नहीं थी, वहाँ कोई भी शिप्स नहीं आया करती थी, वहाँ दूर दूर तक केवल और केवल पानी था। और अब हालत थोड़ी कंट्रोल में थी। शिप के अंदर पानी आना कम हो गया था और पंप लगातार काम कर रहे थे। और उसी वक्त मेरी बेटी सुजैन ने मुझे अपने आर्म पे एक बहुत गहरा कट दिखाया और मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। और उसने कहा कि मैं आपको उस समय परेशान करना नहीं चाहती थी जब आप हमारी जान बचा रहे थे। मैं और हमारे दोनों क्रूमैन दो की शिफ्ट पे रेस्ट ले रहे थे और बेशक 2 जनवरी हमारी ज़िंदगी में एक खतरनाक दृश्य की तरह छप गया। और 3 जनवरी की सुबह वाटर लेवल थोड़े कंट्रोल में थे और मैं आज पूरे शिप में नुकसान का जायजा करने के लिए डेक पे गया। मैंने देखा कि मेन मास्ट के ज़्यादातर पिलर टूट चुके हैं और हमारे शिप अब केवल और केवल अपने फ्रेम की वजह से तैर रही थी और हम उस शिप की मदद से 1,05,000 किलोमीटर का सफ़र तो बिल्कुल ही नहीं तय कर पाएंगे। हम पिछले 15 घंटे से बिना कुछ खाए बिना रेस्ट किए सरवाइव कर रहे थे और अब हमें जल्दी से जल्दी किसी ऐसी जगह पहुंचना था जहां हम अपनी शिप रिपेयर करवा सकें और खाने की कुछ वस्तु इकट्ठा कर सकें। मैं तुरंत अपने मैप रूम पे गया और मैंने बहुत मुश्किल से अपनी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। रात के सुनामी की वजह से सी रॉक्स मैग्नेटाइज हो गई थी और हमारा कंपास काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे अपनी लोकेशन ट्रेस करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी मैंने अंदाजा लगाया और ये देखा कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर इले एम्बर्सडम नाम का एक साइंटिफिक बेस है जहाँ हमें मदद मिल सकती है। पर हमारे प्रोपेलर काम करना बंद कर दिए थे और हम केवल और केवल हवा की दिशा से ही आगे बढ़ रहे थे। हमारे खाने की पूरी सामग्री 2 जनवरी को आई लहर अपने साथ ले गई थी और तभी लाइफ जैकेट को रखते समय मेरी वाइफ मैरी को एक बिस्किट का पैकेट मिला और हमने पिछले 2 दिनों में पहली बार कुछ खाया था। पर मुसीबत के बादल अभी गए नहीं थे। शाम 4 बजे हमारे पीछे के बादल फिर काले होने लगे थे और इस बार शायद हम पिछले बार की तरह खुशनसीब ना हो। फिर भी हमसे जो हो सकता था हमने वो सब किया। हमने पिछले दिनों 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स और नायलॉन फाइबर से बोट की बहुत मरम्मत की थी और उस रात मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। तूफानी लहरों की वजह से हमारे बोट में पानी का लेवल लगातार बढ़ते जा रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा अंत बहुत नज़दीक है। पर उस रात शायद भगवान हमारे ऊपर मेहरबान थे और हमें दोबारा उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ा। 6 जनवरी को मैं अपने चार्ट रूम पे वापस गया और उस फ्रेंच साइंटिफिक बेस को लोकेट करने की कोशिश की। पर जल्दी ही मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं 1,50,000 किलोमीटर के समुद्र में 65 किलोमीटर का टापू खोज रहा था। और जब मैं ये सोच रहा था तभी मेरे पास सुजैन आई और उसने मेरे हाथों पे एक कार्ड दिया और शायद उसने उसके सामने मेरी और मैरी की तस्वीर बनाई थी और उसने मुझसे कहा कि मैंने इस कार्ड पे 2 बहुत ही फनी लोगों की तस्वीर बनाई है और इसे देख के आपको हंसी शायद जरूर आए। पर उसके जाने के बाद मैंने जैसे ही उस कार्ड को खोला उसके अंदर एक मैसेज था। उसने लिखा था, मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि आगे सब ठीक होगा। और मैंने ये ठान लिया कि मुझे ये किसी भी हालत में करके दिखाना है। और मैंने अपनी कैलकुलेशंस को चेक किया और एक बार नहीं 2 बार चेक किया और फाइनली मैंने लैरी को 2 बजे स्टीयरिंग को 185 डिग्री घुमाने को कहा। और मुझे पूरा भरोसा था कि अगर हम लकी हुए तो हम शाम 5 बजे तक फ्रेंच साइंटिफिक बेस पे जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन थकान और दर्द की वजह से मुझे नींद आ गई और जब मेरी नींद खुली तब 6 बज चुके थे और मुझे ऐसा लगा कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया। तभी मेरे बेटे जॉनथन की आवाज़ आती है और उसने कहा, सुजैन देखो हमारे सामने क्या है, ये शायद कोई आइलैंड है। और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मेरी बेटी सुजैन ने कहा, पापा क्या मैं आपको गले से लगा सकती हूँ? मैंने उससे पूछा क्यों? और तभी मेरे बेटे जॉनथन ने कहा, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट कैप्टन और बेस्ट पापा हो। मैंने उस आइलैंड को देखा और राहत भरी सांस ली और मुझे उसे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड हो। हम वो रात अपनी शिप पे ही बिताए और अगली सुबह 28 लोग हमारे सामने हमारी मदद के लिए दिखे। अब मेरे हृदय में अपनी बीवी और दोनों बच्चों के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी। आशा करता हूँ आपको मेरी ये एडवेंचरस स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। इस चैप्टर के नोट्स, क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट पॉइंट
नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में आपको मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना और इस YouTube के समुंदर पे फंसे अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि हम एक दूसरे का हाथ थाम कर ही एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपको नीचे एक लाल दरवाजा दिखेगा, उसे दबा देना, वो सफ़ेद हो जाएगा और बगल में घंटी प्रेस कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।